तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। हम कर रहे हैं मैकेनिक डीजल का जो सेट 1 है उसके क्वेश्चन। सेट 1 का मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 में आया था, तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। इसकी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। जो ट्रेड थ्योरी है उसकी एक वीडियो अलग बना रखी है 38 क्वेश्चन की, और WCS और ED की हमने एक वीडियो छोटी सी 10-12 मिनट की अलग से बना रखी है। आज हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। WCS, ED और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस सेम होता है, तो सभी ट्रेड के बच्चे इन वीडियोज को देख सकते हैं, और इसीलिए मैंने इनको अलग अलग बनाया ताकि सभी ट्रेड के बच्चों को फायदा हो सके। तो इससे पहले WCS ED की जिसने वीडियो नहीं देखी वो भी देख ले, और जो मैकेनिक डीजल के बच्चे हैं उनका तो मैंने एक ट्रेड थ्योरी की वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की वीडियो में करेंगे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। ये 25 आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना पड़ता है भाई। अभी तक हमने किया था ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS, कुल मिला के 50 क्वेश्चन। उन 50 क्वेश्चन में आपको 17-18 क्वेश्चन ठीक करने हैं, उसमें अलग पास होना है। अगर उसमें पूरे नंबर भी ले लो लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी में फेल हो जाओ तो इसको फेल ही माना जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको दोबारा देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना है, तो इसको ध्यान से देखना। इसके आसान क्वेश्चन ही आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन 51। इस सीरीज अभी चली हुई थी क्योंकि मैकेनिक डीजल का हम कर रहे हैं, तो 51 से शुरू हुई इसमें। तो क्वेश्चन है, टू बी इन द जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है भाई? अगर कोई किसी के पास जॉब है या वर्क है तो उसको क्या कहेंगे? एम्प्लॉय, रोजगार। यस, आगे देखने की जरूरत नहीं। अगर किसी के पास काम है, जॉब है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बोलेंगे भाई। रोजगार है उसके पास, स्किल जी नहीं, नॉलेज जी नहीं, एप्टीट्यूड जी नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अगर किसी के पास कोई जॉब है या कोई काम है तो एम्प्लॉय यानी कि रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इतने मुश्किल नहीं होते, अगर आप थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो बिना पढ़े भी कर सकते हो भाई। अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ वंस, खालिस्तान है यहाँ पर, ब्लैंक है, इन द रेज्यूम, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रेज्यूमे में किसी के खालिस्तान का हिस्सा बढ़ती है। रेज्यूमे में हम लिखते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, वो कौन सा पार्ट बनता है? करियर का ऑब्जेक्टिव बनता है क्या? जी नहीं। पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण, जी हाँ। भाई डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, ये क्या चीजें हैं? आपकी व्यक्तिगत जानकारियां है ना, आपकी पर्सनल डिटेल है ना, तो इसका आंसर ये 2 हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है ना। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। इसमें है, अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, भाई अगर किसी का दिमाग यानी कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है, तैयार रहता है। किसके लिए तैयार रहता है? अब देखो, रिलैक्स, आराम करने के लिए, जी नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति आराम कर सकता है, जी नहीं। ग्रो, चेंज एंड लर्न, बिल्कुल, वो हमेशा ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, खुद को बदलना चाहता है और नई नई चीजें सीखना चाहता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा A2। कीप क्वाइट, चुप रहना, जी नहीं। बिकम रिच, अमीर बनना, जी नहीं। तो ये ग्रोथ माइंडसेट का ये आसान क्वेश्चन था। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो आंसर आपको पता लग जाएगा। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है उसका उद्देश्य है हमेशा क्या रहता है? ग्रो करना, अपने आप को चेंज करना और नई नई चीजें सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54। जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, भाई पिछले 5 सालों में कौन सी नौकरी पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, यानी कि आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एसटीडी बूथ, एसटीडी बूथ है क्या आजकल? भाई नहीं, सबके पास मोबाइल। एसटीडी बूथ का जमाना जब था जब मोबाइल नहीं थे, घर घर में फोन नहीं थे, तो एसटीडी बूथ पे फोन करने जाते थे लोग, तो आज नहीं है। ओला, ओला हम बुकिंग करने के लिए आज भी यूज करते हैं। उबर आज भी यूज करते हैं। स्विगी, हम कोई भी फूड ऑर्डर करने के लिए स्विगी का यूज करते हैं, तो ये आउटडेटेड नहीं है। यहाँ पूछा गया था जो आउटडेटेड है, तो एसटीडी बूथ क्या आउटडेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा A1 ही हो जाएगा, तो A1 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। ये भी आसान ही क्वेश्चन है। एथिक्स मीन्स, यानी नैतिकता का अर्थ क्या है भाई? नैतिकता किसको कहेंगे? एथिक्स किसको कहेंगे? A1 है, डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर द ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा भाई A1। क्या है नैतिकता किसके कहेंगे? जो ये डिसाइड करे भाई आदमी के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसी को नैतिकता कहेंगे। नेम ऑफ द सिटी, जी नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जी नहीं। नॉट रेलिवेंट टू सोसाइटी, जी नहीं। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, एथिक्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56। वैल्यूज क्या है, यानी कि वैल्यूज आर, मान क्या? वैल्यू किसको कहेंगे? नोट पंक्चुअल, समयनिष्ठ, नहीं, जी नहीं, ये वैल्यू थोड़ी ना है।
मोटिवेट और एटीट्यूड एंड एक्शन, जो हमारे दृष्टिकोण और कार्य को प्रेरित करता है। जी हाँ, यही आंसर हो जाएगा। वैल्यू क्या है? वैल्यू वो होंगी जो हमेशा हमारे दृष्टिकोण को क्या करेंगी? मोटिवेट करेंगी और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी, काम करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, यहाँ है स्पेस इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। इनमें से क्या चीज बताती है भाई हमारे संविधान के प्रिंसिपल और पर्पज के बारे में? सिलेबस, पाठ्यक्रम जी नहीं, मॉड्यूल जी नहीं, द प्रियम्बल प्रस्तावना यस। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें सबसे पहला जो दिया गया वो क्या है? प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। और ये प्रियम्बल क्यों है? ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल और पर्पज के बारे में एक ब्रीफ स्टेटमेंट है भाई, उसके अंदर क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। ये बहुत आसान था। नेक्स्ट है यूनिट। तो वैसे भी आप अगर वही बात दोबारा कहूंगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे और एक मैंने बताया था तुक्का टेक्निक में एलिमिनेशन मेथड भी, एलिमिनेट कर दो, सिलेबस नहीं हो सकता, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, मॉड्यूल का कोई संबंध नहीं है, यूनिट का भी कोई संबंध नहीं, वैसे ही ये आंसर रह जाता है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर आइटम। अनुचित पद को पहचानिए। भैया चार चीज है, इनमें तीन तो आपस में रिलेटेड है, एक अनुचित है, अलग है उन सब में, तो उसको हटाना आपने। देखो A1 क्या? ग्रीन पोल्यूशन, हरित प्रदूषण। चलो देखते आगे। A2 क्या? वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। A3 एयर पोल्यूशन। A4 साउंड पोल्यूशन। देखो तीन तो ये पोल्यूशन है भाई, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये तो सही है। लेकिन ग्रीन पोल्यूशन होता है क्या? हरित प्रदूषण होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या? अनुचित है, ये अलग है भाई इनमें से। तो ये क्या हो जाएगा? हमारी ओड टर्म है, अनुचित है, हरित प्रदूषण। तो A1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, NAPS स्टैंड फॉर। जो NAPS इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, आपने ये सीधे तरीके से याद रखनी है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इसकी फुल फॉर्म है। अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम का प्रयोग किया जाता, 2016 में लागू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा A1 हो जाएगा। तो नेशनल अपॉइंटमेंट जी नहीं, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नॉन लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। नेशनल एडवर्टाइजिंग जी नहीं, तो ये नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रमोशन है वो करने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए स्कीम का प्रयोग किया था। इसमें 1500 रुपए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अप्रेंटिस करें और एम्प्लॉयर भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60, स्पेस इज द मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन है। बताना भाई मैन्युफैक्चरिंग में जो मेजर परिवर्तन हुआ था वो क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ये तो खेती में था। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, उद्योग क्रांति, जी हाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पीड थी वो बहुत बढ़ गई थी, बहुत इंडस्ट्री आई थी सभी देशों में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या उद्योग क्रांति इसको कहेंगे। A2 इसका आंसर हो जाएगा। वाटर रेवोल्यूशन जी नहीं, फूड रेवोल्यूशन ये भी नहीं। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भाई? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में? तो इसको डायरेक्टली याद रखना, 18वीं शताब्दी में हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड स्किल, कठिन जो कौशल है वो कौन सा है इन चार में से? देखो दो तरह की स्किल होती है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। तो इनमें पूछा गया है जो हार्ड स्किल है वो कौन सी है? क्विक लर्निंग, ये हमारी सॉफ्ट स्किल में आएगा तो आंसर नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट, ये सॉफ्ट स्किल में होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, अगर टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड पर मिनट है तो ये हार्ड स्किल में आएगा भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश, ये भी सॉफ्ट स्किल है। तो बाकी तीन तो हमारी सॉफ्ट स्किल है, लेकिन अगर हमारी टाइपिंग स्पीड, ये क्या है, इसमें क्या जाएगा? टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो हार्ड स्किल में आएगा, जिसको हम छू सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो। क्विक लर्नर है कोई, कैसे पता करो? कोई मेजरमेंट ही नहीं है। इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है, दो व्यक्ति बोलते हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? कोई उसका पैमाना तो है नहीं, कोई यूनिट तो है नहीं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। हार्ड स्किल इसको मापा जा सकता है, छुआ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, टू ग्रो योरसेल्फ यू मस्ट। भाई अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए इन चार में से? नो योर ऑफिस, अपने कार्यालय को जानोगे, जी नहीं। नो योरसेल्फ, खुद को जानोगे, यस। भाई आपको खुद का पता होगा, अपनी कमियों का पता होगा, अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा, तो ही तो अपने आप को विकसित कर सकते हो। तो अपने आप को ग्रो करने के लिए, विकसित करने के लिए आपको खुद को जानने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जानो पहले। 64 है हमारा टाइम मैनेजमेंट स्पेस, जल जो समय प्रबंधन है वो क्या है?
कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम, मैनेजिंग द टाइम, हार्ड स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम। भाई अपना टाइम पे कोई भी आपको कार्य दिया जाए, अगर आप उसको मैनेज करके पूरे कंप्लीट टाइम में कंप्लीट कर देते हो, उसी को क्या बोला जाता है? टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। A1 पर टिक करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, अ रेज्यूम शुड बी, या स्पेस है भाई, आपका जो रेज्यूमे है वो कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और स्टिक, फैंसी एंड कलरफुल, जी नहीं, हैविंग द लॉन्ग एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, जी नहीं, हैविंग द एक्रोनीम एंड एब्रिविएशन, जी नहीं। जो आपका रेज्यूम है बिल्कुल शॉर्ट और भाई स्टिक होना चाहिए, छोटा और स्टिक होना चाहिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए लेकिन कम लाइनों में, ताकि जो एम्प्लॉयर है उसको एक नजर में पढ़ के आपकी सारी जो क्वालिटीज है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी एजुकेशन है, सब कुछ पता लग जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। आपका रेज्यूमे शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66, a written description of duties and responsibility to be carried out in a job is called, भाई किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण है तो उसको हम क्या कहेंगे? CV कहेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे, रेज्यूमे कहेंगे, या जॉब एप्लीकेशन कहेंगे? भाई अगर आपके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण है तो उसको हम बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। यही तो पूछा गया, जॉब के बारे में तो पूछा गया भाई, उसकी किसी जॉब में क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या क्या आपकी जिम्मेवारी, अगर आपको लिख के दे दी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन। तो A2 इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, भाई अगर आपको साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सेंड द एप्लीकेशन लेटर, जी नहीं, एप्लीकेशन लेटर तो पहले ही भेज चुके तभी तो आपको कॉल आई है। प्रिपेयर द रेज्यूमे, रेज्यूमे आपने पहले से प्रिपेयर कर दिया होगा। अपीयर एट द इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएंगे, यस। जो अगला स्टेप क्या होगा भाई? अगर आपका कॉल आई है इंटरव्यू के लिए तो आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो ये भी बहुत आसान था, तो A3 पे टिक करेंगे। सेंड द रेज्यूमे, जी नहीं, ये आप पहले ही भेज चुके हैं तभी तो कॉल आई है आपके पास। नेक्स्ट हमारा 68, चूज स्टेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहां पर है स्पेस एनिमल डू यू लाइक, आपने बताना है कौन सी टर्म आएगी। देखो ये पुट करके देखो, अगर विच लगा दे तो विच एनिमल डू यू लाइक, भाई कौन सा पशु आपको पसंद है? वाई एनिमल डू यू लाइक, तो ये तो सेंस ही नहीं बनती। वेयर एनिमल डू यू लाइक, ये भी सेंस नहीं बनी। व्हेन एनिमल डू यू लाइक, कब आप पसंद करते हो? जी नहीं। तो इसका आंसर भी यही है, विच एनिमल डू यू लाइक, यानी कौन सा पशु आपको पसंद है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो A1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। भाई ये सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें पंक्चुएशन मार्क आपको लगानी है। देखो, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। भाई इसमें जो रोहन और डेविड हैं और साथ में राम है, वो लुका छिपिया खेल खेल रहे हैं। तो आपने बताना है यहाँ पर रोहन के बाद कौन सी पंक्चुएशन आएगी। तो आपको ये तो बहुत आसान है, इसके बाद क्या आएगा? देखो अगर 3 वर्ड ऐसे लिखे हो तो यहाँ कुम आएगा। भाई क्या आएगा? कोमा आएगा। ये क्या? अल्प विराम कोमा, इसका आंसर हो जाएगा। A1 पर टिक करेंगे। बाकी जो ऑप्शन है देखने की जरूरत भी नहीं रही, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स क्या होगा? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, हाउ हैव यू बीन, अगर आपसे पूछे कोई हेलो हाउ हैव यू बीन, तो उसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? आप कहोगे मैं अच्छा हूं, ठीक है। तो देख लो कहां, A1 क्या? वेरी वेल एंड यू, यस, यही आंसर हो जाएगा। भाई आप कहोगे वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूं, और आप अपनी बताओ, यू, यही इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि देखो इनकी सेंस ही नहीं बनती। थैंक यू, वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो, आप क्या कहोगे? थैंक यू। सेम टू यू कहोगे? नहीं। ऑन वेकेशन? नहीं, ये भी नहीं। तो A1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसमें भी रिस्पॉन्स पूछा गया। अगर आपसे पूछे व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, भाई ये जो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, वो कब हुआ, समय पूछा गया। इन द हॉस्टल, हॉस्टल में हुआ, जगह थोड़ी पूछिए, नहीं। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, सफर करते हुए, जी नहीं। एट 10:30 लास्ट नाइट, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। भाई पिछली रात को 10:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये तो पूछा गया व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो A3 इसका आंसर हो जाएगा। A3 पे टिक करेंगे। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, जी नहीं, ये भी नहीं आंसर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 क्या है? चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। इसकी टेंस बताना भाई, कौन सा टेंस है? आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। इसमें भाई अब देखो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लर्न के बारे में बता, सीखी है उसने, म्यूजिक सीखा जब वो बच्चा था, तो क्या हुआ? पास्ट टेंस हुआ ना, तो लर्न आएगा भाई, थर्ड फॉर्म पहली तो बात। और फिर ये पास्ट में हुआ है, बचपन में हुआ है, तो हैड लर्नड हो जाएगा।
तो 3 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। हैड लर्न यानी कि जब वो बच्चा था तब वो म्यूजिक सीख चुका है, सीखा था। तो A4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 73, कोरिकुलम वाइटे इज आल्सो नोन एज, जो कोरिकुलम वाइटे है उसको खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेज्यूम में भी बोलते हैं भाई। कोरिकुलम विटे इसको शॉर्ट में सीवी बोला जाता है और सीवी को ही रेज्यूम भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। आपने ये याद रखना है, सीधा आसान क्वेश्चन था ये भी। 74 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द कंपेरेटिव एडजेक्टिव। भाई कंपेरेटिव एडजेक्टिव लगाना है। यूर पेंसिल इज स्पेस देन माइन, भाई आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से क्या है, शार्प है, जी नहीं, शार्पर है, यस। भाई इसमें दो चीजें कंपेयर की गई हैं, तो कौन सा आएगा, सेकंड डिग्री आएगी, शार्पर। इसका मतलब होगा कि आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से ज्यादा नुकीली है। तो A2 आ जाएगा। जब भी दो चीजें कंपेयर होंगी तो ऐसे आएगा, ब्लंट, थिक, शार्प, ये आंसर नहीं हो सकते थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। भाई फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। अभी इसमें फ्यूचर टेंस बढ़ना है। वी स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि इसमें कहना ये चाहता है कि हम जू में जाएंगे, अभी गए नहीं है, फ्यूचर में, ब्रेकफास्ट के बाद। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, फ्यूचर टेंस कैसे भरेंगे, विल गो, हम जाएंगे। तो विल और सेल कहां यूज किया जाता है, फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस के बारे में ही पूछा गया है। वेंट, आर, गोइंग, हैड, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, लेकिन यहां पूछा गया फ्यूचर का। तो विल अगर लगाया गया तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम जू में जाएंगे ब्रेकफास्ट के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A4 टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन। सभी ट्रेड के बच्चे इस वीडियो को कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आपको अंदाजा भी हुआ होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और ये भी कमेंट करके बताएं क्या आप और भी वीडियो इस प्रकार की चाहते हो क्या। तो मैं जो दूसरे सेट है मैकेनिक डीजल के या दूसरी ट्रेड के, क्योंकि सभी ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तो सिलेबस और क्वेश्चन सेम ही होते हैं, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और भी वीडियोज आपको करवा दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।